नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किन्स की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, इसके टूल्स को नहीं समझ पाते। तो इस अगर थ्योरी को समझना है तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैं बिल्कुल आपसे दावा कर रहा हूं कि अगर पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आज आप किन्स के जनरल थ्योरी को जरूर समझ पाएंगे कि उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी क्या है। दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियोज मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आइए हम किन्स के थ्योरी को शुरू करते हैं। किन्स के थ्योरी के पहले बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी और उसके विचारों का ही बोलबाला था। क्लासिकल का यह मानना था कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की टेंडेंसी होती है या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर कभी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो वो टेम्पोररी होता है और मार्केट इसे ऑटो करेक्ट कर लेता है। कुल मिला जुला के जो फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमेना है वो एक जनरल फिनोमेना है, और अगर कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आता है, इकोनॉमी डिविएट करती है, तो ये ऑटो करेक्ट है। मार्केट अपने आप ही सब कुछ ठीक कर लेगा। इंडिविजुअल हैंड है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज के, वो अपने आप ही ऑटो करेक्ट कर देते हैं इकोनॉमी को। लेकिन आप देखेंगे 1929 में जब महामंदी आती है तो क्लासिकल सिस्टम की ये बातें धराशायी होने लगती हैं। क्लासिकल का जो आधार स्तंभ सेज का लॉ ऑफ मार्केट है वो कहता है सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड। अगर चीजें बन जाएंगी तो बिक जाएंगी, इसकी गारंटी जेबीसी लेके बैठे हैं। उनका मानना था कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उसी के बराबर इनकम भी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाती है, और अगर प्रोडक्शन और इनकम दोनों ही है तो नो डाउट चीजें बिक जाएंगी। लेकिन 1929 की महामंदी जब अमेरिका से शुरू होकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैल जाती है तो आप देखते हैं कि ये चीजें टेम्पोररी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव 10 वर्षों तक रहता है, और सीवियर कंडीशन 1929 से लेकर 1934-35 तक बनी रहती है। अमेरिका में बेतहाशा बेरोजगारी होती है। आप सोचिए, अमेरिका के 20 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं, 25% बेरोजगारी होती है, नेशनल इनकम 30% डिक्लाइन हो जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 47% डिक्लाइन हो जाता है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है, हर जगह अनसोल्ड स्टॉक, आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी, चीजें बिकी नहीं रही हैं। अगर चीजें बिकी नहीं रही हैं तो कोई प्रोड्यूसर नया रोजगार क्यों देगा। लगातार बेरोजगारी, लंबी लंबी ब्रेड की लाइनें। अमेरिका या पूरा वर्ल्ड इस तरह के एडवांस इकोनॉमिक सिचुएशन को कभी नहीं देखा। ऐसे में क्लासिकल का यह मानना कि चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी सही नहीं था। ऐसे में महानायक के रूप में किन्स का उदय होता है, और किन्स कहता है कि जो एक क्लासिकल थ्योरी है ये एक स्पेसिफिक थ्योरी है, लेकिन जनरल थ्योरी में उनकी बातें एप्लीकेबल नहीं है। जनरल इकोनॉमिक्स में, बिहेवियरल इकोनॉमी में उनकी जो थ्योरी कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। किन्स ने अपना अलग सा सिद्धांत दिया, और उन्होंने न सिर्फ क्लासिकल की आलोचना की बल्कि उन्होंने खुद इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना अलग सिद्धांत दिया। किन्स की पुस्तक 1936 में आती है। किन्स का जो थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी, उनमें चीजों को बड़े ही अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किन्स के बुक को अगर आप पढ़िएगा, कहिएगा तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन हम उन्हीं की बातों को डिफरेंट टूल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। किन्स का मानना यह था कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो एग्रीगेट डिमांड के कमी का है। एग्रीगेट डिमांड अगर इकोनॉमी में बढ़ाया जाए तो नो डाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यद्यपि क्लासिकल जस्ट अपोजिट ये मानते हैं कि इकोनॉमी में कभी भी एग्रीगेट डिमांड की कमी होगी ही नहीं। समस्या जो है उनके सामने सिर्फ सप्लाई की है, सप्लाई बढ़ाइए, चीजें अपने आप सोल्ड आउट हो जाएगी। लेकिन किन्स बिल्कुल इनके अलग ये बात कहता है कि इस समय रिसेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एग्रीगेट डिमांड की कमी की प्रॉब्लम है। एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है दोस्तों? एग्रीगेट डिमांड जो एडी है वो दो चीजों का जोड़ है, सी प्लस आई। मतलब इकोनॉमी में जो समग्र मांग है, या फिर इसको आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, ए कुल व्यय, ये दो कंपोनेंट का जोड़ होता है। पहला सी उपभोग और दूसरा निवेश व्यय। मतलब उपभोग व्यय और निवेश व्यय दो चीजें अगर जोड़िए तो ये एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। किन्स का मानना था कि एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गया है, और एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से चीजें बिक नहीं रही हैं। अगर चीजें बिक नहीं रही हैं तो इंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर नया रोजगार क्यों देगा। ऐसे में
प्रॉब्लम आएगी बेरोजगारी की और लगातार जीडीपी डिक्लाइन होगा। दोस्तों किन्स क्यों कहता है कि एग्रीगेट डिमांड कम है? किन्स का मानना है कि किसी भी इकोनॉमी में ये जो कंजम्पशन होता है एक स्टेबल कंपोनेंट होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपोनेंट होता है। आप देखेंगे इंडिया या लगभग इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है एग्रीगेट डिमांड में, उसका 60 से 65% कंट्रीब्यूशन होता है। इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 30 से 35% कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें डेविएशन होता है। उसके अपेक्षाकृत जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा स्टेशनरी होता है। लेकिन मंदी में जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर अपने आप ही कम कर देंगे। और साथ ही साथ किन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ है कि हम अपने बढ़ते हुए इनकम का घटता हुआ भाग कंज्यूम करेंगे और बढ़ता हुआ सेव करेंगे, यहां भी एप्लीकेबल है। तो महामंदी में कंजम्पशन घटा हुआ है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा घट गया है। देखिए किन्स क्यों कहता है कि इन्वेस्टमेंट घटा हुआ है? क्लासिकल ये मानते थे कि जब इन्वेस्टमेंट घटे तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। ये ऑटो करेक्ट प्रक्रिया है। लेकिन किन्स यहां पे आलोचना करता है क्लासिकल की। किन्स कहता है कि इन्वेस्टमेंट का जो डिटरमाइन है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। किन्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डिटरमाइंड बाय एमईसी एंड आर। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन होता है। क्लासिकल सिर्फ ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घट गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मुझे 10% पे इन्वेस्टमेंट रिसोर्स मिल रहा है बैंक से, और मैं एक बिजनेस करता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक जैकेट का बिजनेस है, लेकिन अगर बैंक मुझे 5% पे देगा तो मैं ज्यादा मार्केट से लोन लूंगा, बैंक से लोन लूंगा और ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन यहां किन्स इस बात से सहमत नहीं है। किन्स कहता है कि अगर स्थितियां एडवर्स हो जाए और एमईसी घट जाए, एमईसी का मतलब आप बिल्कुल यहां पे कहिएगा तो एक वीडियो बना दूंगा। एमईसी का मतलब है कि जब कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर यूनिट इन्वेस्टमेंट, तो उससे कितनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रही है ये मैं ध्यान में रखता हूं। किन्स कहता है कि इन्वेस्टमेंट का पहला डिटर्मिनेशन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की दक्षता है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए एमईसी कम है, मतलब मुझे अगर ये लग रहा है कि मैं ये जैकेट बनाऊंगा और मुझे जैकेट नहीं बिकेगा और मेरी जो है पूंजी से पर यूनिट जो कैपिटल लगेगी उससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं होगा, तब मैं कितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिक्लाइन करिएगा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मतलब आप सीधी सी बात समझिए, आप इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में देख के नहीं करते हैं, आप ये ध्यान में रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करने से मुझे फायदा होगा कि नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत फायदा होगा ना तो 10% नहीं 20% पर भी आप लोन लेके कर दीजिएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने से मुझे घाटा ही होगा, मुझे मेरी कैपिटल नहीं वापस लौटेगी, तो आप कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं। किन्स बहुत ही अच्छा इस बात को कहता है। किन्स कहता है कि महामंदी में चूंकि चीजें बिक ही नहीं रही हैं, तो एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर के मन में यह है कि हमारे पर यूनिट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जीरो भी कर दोगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब C+I कम हो चुके हैं महामंदी में, और जब तक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड को आप नहीं बढ़ाओगे चीजें अपने आप ठीक होगी ही नहीं। इसका मतलब C+I को बढ़ाना होगा। अगर C+I नहीं बढ़ता है तो किन्स ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही, और किन्स ने ही ये स्टेब्लिश की कि गवर्नमेंट को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, और एग्रीगेट डिमांड में एक और चीज को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके। तो दोस्तों किन्स का मानना है कि महामंदी से तब आप निकलोगे जब किसी ना किसी तरह से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ, क्योंकि महामंदी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बहुत ही कम हो गया। किन्स का जो थ्योरी है वो इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी है। इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको इफेक्टिव डिमांड को समझा लूं कि एक्चुअली किन्स प्रभावी मांग कहता किसे है। तो आइए बड़े ध्यान से, भगवान ने जो आपको क्षमता दी है पूरी क्षमता लगा के अब पूरा कंसंट्रेशन बनाइएगा, क्योंकि मैं अब आपसे बताने वाला हूं कि किन्स का इफेक्टिव डिमांड क्या है। इफेक्टिव डिमांड क्या है आप देखेंगे, हमेशा पीसीएस मेंस में, आईएएस के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो आइए हम समझते हैं प्रभावी मांग क्या होता है। प्रभावी मांग क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड को आपको समझने के लिए दो टूल्स समझने पड़ेंगे। एक दोस्तों, इफेक्टिव डिमांड को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इफेक्टिव डिमांड को समझने के लिए एक आपको समझना पड़ेगा एग्रीगेट
सप्लाई प्राइस और दूसरा एग्रीगेट डिमांड प्राइस, मतलब समग्र पूर्ति कीमत, समग्र पूर्ति कीमत और दूसरा समग्र मांग कीमत, समग्र मांग कीमत। दोस्तों आप इसको कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी कह सकते हैं, इसके लिए एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी कह सकते हैं, या इसके लिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शब्द भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या फिर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस को समझ लें तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं कि इफेक्टिव डिमांड क्या है, क्योंकि किन्स का मानना है कि इफेक्टिव डिमांड वहां डिटरमाइन होगा जहां एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एग्रीगेट डिमांड प्राइस के बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, तब हम आपको समझाएंगे कि इफेक्टिव डिमांड होता क्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का कर रहे हैं प्रयास। यह है दोस्तों एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का पहले डायग्राम, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस समग्र पूर्ति कीमत, समग्र पूर्ति कीमत। अब पूरा ध्यान लगाइएगा पूरा की है क्या, और समग्र पूर्ति कीमत में यहां पे हम ओरिजिन पे ले रहे हैं नंबर ऑफ पीपुल एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर सीधे सीधे लिखिए एम्प्लॉयमेंट लेवल, और यहां पे आप ले रहे हैं रिसीट्स, RECEIPT रिसीट्स, मतलब प्राप्तियां। दो चीज आप यहां पे ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने एक्स एक्स पे क्या लिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, कितने लोगों को यहां रोजगार मिलेगा, और हमने जो है वाई एक्स पे लिया है रिसीट्स, प्राप्तियां। अब जरा देखिए आप एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, देखिए ये ऊपर की तरफ आया है और फिर इस लेवल पे जाके वर्टिकल हो गया है, और ये जो पॉइंट है ये है आपका NF का, NF को कहिए फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं मजदूरों को काम पे लगा रहा हूं, जैसे कि एक्स एक्स पे आप देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं मजदूरों को तब तक काम पे लगाऊंगा जब तक कि मुझे इतना एक्सपेक्टेशन हो कि इतना मिलेगा जिससे कि इनकी कास्ट पूरी हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी काम को करते हैं, नेशनल इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट जोड़ते हैं, लोगों को काम पे लगाते हैं, तो एक मुझे कास्ट बियर करनी आती है, मुझे एक लागत होती है। तो एटलीस्ट किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे मुझे इतनी रिसीट्स मिलनी चाहिए ताकि मैं इनको काम पे रख सकूं। अब जरा सोचिए, मैंने 100 मजदूरों को काम पे लगाया और मुझे 100 मजदूरों को लगाने से मेरे ऊपर जो खर्च आ रहा है 50,000 रुपए का, तो इस लेवल पे एटलीस्ट मुझे 50,000 रुपया मिले तब तो मैं उन मजदूरों को काम पे लगाऊंगा। अगर मुझे वो 50,000 रुपए जो कास्ट मैंने लगाई है वो भी ना मिले तो मैं मजदूरों को काम पे नहीं लगाऊंगा और बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, ASP समग्र पूर्ति कीमत, ये जो है प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर की रिसीट्स और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करता है, जो दिखाता है कि प्रत्येक रोजगार के स्तर पे जो कास्ट बियर कर रहा है एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर, एटलीस्ट उसे उतनी मिल जानी चाहिए ताकि इनको रोजगार पे रख सके। देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है दोस्तों, ये किसी इकोनॉमी के टेक्निकल सिचुएशन क्या है और फिजिकल सिचुएशन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी की टेक्निकल और फिजिकल सिचुएशन अगर बदलेगी तो ये बदल जाएगा। मतलब कैपिटल स्टॉक का लेवल क्या है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसके ऊपर डिटरमाइन करता है कि टेक्निकल लेवल क्या है, कैपिटल स्टॉक क्या है। इसके ऊपर जो है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का जो ये रूप जो है वो डिटरमाइन होता है। ये जो है अगर मान लीजिए कि हम यहां पे नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, देखिए किन्स के मॉडल में अगर आप नेशनल इनकम बढ़ना कहेंगे तो आप इसे एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना करिए, क्योंकि किन्स का मॉडल एक सार्टन मॉडल है और सार्टन मॉडल में आप जो है नेशनल इनकम को तब बढ़ाएंगे जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो यहां पे अगर आप देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को यहां से बढ़ाते जाएं तो हमारी लागत बढ़ने लगेगी।
तो देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर उठता होगा, लेकिन एक बिंदु पे आप देखते हैं जब एनएफ का बिंदु हो जाता है तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बाद जब सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रोजगार मिल गया, अगर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दोस्तों रोजगार मिल गया तो कभी भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये ऊपर की तरफ ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बाद आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो ये जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसे होगी। अगर एक्चुअल में आप देखिएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगी, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये है एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये है क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं जब मैं इंप्लॉयमेंट बढ़ा रहा हूं तो जब महामंदी की सिचुएशन है ऐसे में एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल ये जो है हॉरिजॉन्टल होगी, इसलिए क्योंकि इंप्लॉयमेंट या नेशनल इनकम बढ़ाने पे जो है मुझे कोई एडिशनल कास्ट बियर नहीं करना पड़ रहा है, और उसके बाद जब लास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू हो जाएगा तो कास्ट बढ़ने लगेगी, तो मार्जिनल कास्ट जब बढ़ेगी तो ये जो है इस टाइप का होगा, और फिर ये है वाईएफ के लेवल पे ये हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब एग्रीगेट जो सप्लाई प्राइस है दोस्तों वो क्या होगा, पहले शुरू में हॉरिजॉन्टल, फिर देखिए ये जो है ऊपर की तरफ ऑटल, और फिर यहां पे ये हो जाता है। लेकिन हम यहां पे सिर्फ इतनी चीजों को यूज करते हैं कि ये डायग्राम जो हमारा बनता है वो सिर्फ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। यहां पे मैं ये दिखा रहा हूं कि जब इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो ज्यादा कास्ट बियर कर रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, इसलिए ये जो है घटते हुए दर से बढ़ा, और फिर यहां पे वर्टिकल तब हो जाता है जब सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रोजगार मिल जाता है। तो आपने समझा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। आपको इफेक्टिव डिमांड समझने के लिए अब एग्रीगेट डिमांड प्राइस को समझना पड़ेगा। देखिए एग्रीगेट डिमांड जो प्राइस होगा दोस्तों वो उसका डायग्राम कैसे होगा, ये देखिए वो कुछ इस तरीके से होगा। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। देखिए एग्रीगेट डिमांड ये दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे ON लेबर को काम पे लगाया, ON, तो ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस तो ये बताता है कि एटलीस्ट मुझे इतना मिले, कितना मिले, वो R1 मिले ताकि मैं उनको काम पे रख सकूं। एग्रीगेट डिमांड बताता है कि एक्चुअल वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना मिलेगा एक्सपेक्ट। जैसे देखिए ON, जैसे मैंने कहा कि मैंने 100 मजदूरों को काम पे लगाया, तो 100 मजदूरों को जब काम पे लगाया तो मेरी 50,000 रुपए लागत लगी। तो एग्रीगेट सप्लाई तो ये है कि मुझे एटलीस्ट 50,000 मिले ताकि उनको काम पे रख सकूं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड ये दिखा रहा है कि 100 मजदूरों को लगाने पे मैं एक्चुअली कितना उम्मीद करता हूं कि डिमांड होगा। मतलब इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है, कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो इसके कंपोनेंट होंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं एग्रीगेट डिमांड की, वो दिखाएंगे इकोनॉमी में खर्च कितना हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि इकोनॉमी में C प्लस I प्लस G या प्लस अगर 4 सेक्टर मॉडल है तो ये कितना हो रहा है। कुल मिला जुला के किन्स में तो आप अभी बात करेंगे C प्लस I। मतलब एग्रीगेट डिमांड ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे उस दिए गए रोजगार के स्तर पे एक्चुअली वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड इकोनॉमी की होगी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस में ये दिखाया गया कि ON लेबर पे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 100 लोगों को मैंने काम पे लगाया, तो एटलीस्ट मुझे इतना मिले कि उनको काम पे रख सकूं, अगर इससे कम मिलेगा तो मैं काम पे नहीं रखूंगा। और एग्रीगेट डिमांड ये दिखा रहा है कि इसी रोजगार के स्तर पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इकोनॉमी में डिमांड कितनी होगी। अब जरा देखिए, जब तक इकोनॉमी में दोस्तों एग्रीगेट डिमांड प्राइस एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से ज्यादा है, अब थोड़ा सा डायग्राम को आपको बड़ा करके दिखाऊं ताकि एकदम आप क्लियर समझ सके कि क्या यहां पे हो रहा है और किस तरीके से इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी में जनरेट हो रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब आइए यहां से हम लोग लेते हैं, ये देखिए यहां पे हम जो है एम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं या एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, N इसको हम डिनोट कर रहे हैं, यहां पे है 0 और ये है रिसीट्स प्राप्तियां। अब हमको 2 टूल्स मिल चुके हैं। एक टूल्स है दोस्तों हमारा एग्रीगेट सप्लाई का, और दूसरा टूल्स जो हमको मिल गया वो दोस्तों मिल गया एग्रीगेट डिमांड का, जो कुछ इस तरीके से होगा एग्रीगेट डिमांड का। अब जरा देखिए आप, जैसे मान लीजिए, और ये यहीं पे आप इसके नीचे जहां पे वर्टिकल हुआ है इसके नीचे ऐसे डॉट लगाइए और यहां पे आ जाइए नीचे और यहां लिखिए NF का मतलब हुआ कि यहां सबको काम मिल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां पे सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम मिल गया है। अब खुद ध्यान से समझिए, देखिए इफेक्टिव डिमांड कैसे आप डिटरमाइन करेंगे इस डायग्राम की सहायता से। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है यहां पे इतने लोगों को काम दिया, ON मान लीजिए 1 लोगों को काम पे दिया, तो एग्रीगेट सप्लाई ये बता रहा है हमको
कि आपको इस पे एटलीस्ट OR1 प्राप्त करना है ताकि आप इनको काम पे रख सकें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 100 लोगों को काम दिया और 100 लोगों को लेबर को काम दिया तो मुझे 50,000 रुपया मान लीजिए मेरा खर्च हुआ। तो यह दिखा रहा है कि इस कास्ट को रिसीट्स के रूप में जरूर मिलना चाहिए 50,000 ताकि आप इनको काम पे रख सके। अगर आप 50,000 की जगह पे 40,000 रुपया पाते हैं तो आप इनको छटनी करेंगे, बाहर करेंगे। तो यह दिखा रहा है एटलीस्ट इतना मिल जाना चाहिए। जबकि एग्रीगेट डिमांड जो ऊपर वाला है वो यह दिखा रहा है कि इसी लेवल पे एक्चुअल वो क्या सोच रहे हैं कि कितना एक्चुअल इकोनॉमी में डिमांड होगी। ये मान लीजिए OR2 मान लीजिए इसको। तो यहां पे आप देखिए मैंने एनुअल श्रमिकों को लगाया और उनकी जो कास्ट थी वो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से डिटरमाइन हुई, लेकिन जो इकोनॉमी में टोटल डिमांड हुई इस इंप्लॉयमेंट लेवल पे वो एग्रीगेट डिमांड से हुई। और आप ये देख रहे हैं यहां पे कि एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। क्यों? क्योंकि OR2 जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड है, वो OR1 जो है हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। तो यहां पे आप देख रहे हैं जो ये डिस्टेंस शो कर रहा है कि इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से। इसका मतलब प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, जितनी वो लागत लगा रहे हैं उससे ज्यादा उनको मिल रहा है। अब आप देखिए अगर मान लीजिए कि इस लेवल को हम और आगे यहां बढ़ा दें, ON2 लोगों को रोजगार दे दें, तो आप देखिए यहां भी सिचुएशन ये है कि एग्रीगेट जो सप्लाई प्राइस है उससे एग्रीगेट डिमांड प्राइस ज्यादा है। इसका मतलब अभी भी इंसेंटिव ये बना हुआ है कि आप और लोगों को रोजगार दे, क्योंकि आपको जितनी लागत लग रही है उससे ज्यादा आप रिसीट्स प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से ई पॉइंट पे आइए। थोड़ा सा जो डायग्राम जो है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मैं बनाऊं इस टाइप से तो और अच्छा होगा। हाँ, इस बिंदु पे आइए। इस बिंदु पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे आइए, इस बिंदु पे आइए। इस बिंदु पे आप क्या देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जो है बराबर हो गए। जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बराबर हो गए तो ये ई बिंदु है और यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों? इतने श्रमिकों को ON3 श्रमिकों को मैंने लगाया और मुझे जो कास्ट मैंने बियर किया वो OR स्टार है और जो मुझे मिल रहा है इकोनॉमी में वो OR स्टार ही है। इसका मतलब मैंने 50,000 रुपया लगाया था कॉस्ट के रूप में और मुझे 50,000 रुपया रिसीट्स के रूप में मिल रहा है। अब उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो बस यही पॉइंट है जो कि यहां पे प्रोडक्शन होगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर तो है, लेकिन ये पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं है, क्योंकि आप देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट तो किन्स के अकॉर्डिंग बाद में आएगा। यहां देखिए NF यहां है। इसका मतलब जो क्लासिकल कहते हैं हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम होगा, किन्स इस बात को नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट से कम लेबर पर भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम दोस्तों आ सकता है। यहां पे इस डायग्राम में आप साफ साफ देख रहे हैं कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेबर है वो बाद में है, लेकिन इकोनॉमी ई बिंदु पे पहले ही इक्विलिब्रियम में आ गई है। अगर हम इसके बाद लोगों को रोजगार देना शुरू करें तो इस पॉइंट पे आपको ये देखिए बहुत ध्यान से कि यहां पे एग्रीगेट सप्लाई ही ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। मतलब मुझे कास्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है और मिल कम रहा है, तो मैं क्यों काम पे लगाऊंगा, लोगों की छटनी करूंगा, फिर ई बिंदु पे आ जाएगा। अगर आपको इसको और एक बार क्लियर समझना हो तो फिर समझिए इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कैसे आया, जिसमें मैं ज्यादा वो लाइन नहीं ड्रा करूंगा। अब देखिए ये रहा हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, यहां पे हमने लिखा रिसीट्स और यहां पे हमने लिखा इंप्लॉयमेंट। अब देखिए ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड इस, और ये रहा हमारा YF का स्तर, ये रहा हम लोगों का YF का स्तर। अब जरा देखिए इस पॉइंट पे बस आ जाइए, यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ई। इस बिंदु पे आप देखिए जितना एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है OR स्टार उतना ही एग्रीगेट डिमांड प्राइस है, और मान लीजिए ये N2 का लेवल है। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ई पॉइंट पे, जैसे मैंने 100 लोगों को काम पे लगाया है, 100 लेबर को, और मेरा 50,000 रुपया खर्च हुआ है, और जो मुझे रिसीट्स मिल रही है इनको बेचने से वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50,000 रुपये मिलेगी। तो आप जरा देखिए जब ये बैलेंस हो गया तो इसका मतलब अब मैं यहां पे इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में हूं, पूरा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे है। अगर इस बिंदु के आप पहले हो, यहां देखिए इधर कहीं हो N1 पे, तो N1 पे ये दिखा रहा है कि आपकी लागतें कम लग रही है, आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो आप हमेशा आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं इस बिंदु पे आप आ जाए, ये देखिए ये मैं बताना चाह रहा था N3 पे, तो N3 पे आप देखिए एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब मुझे ज्यादा
मुझे पे करना पड़ रहा है। मेरी कास्ट आ रही है 50,000, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं 40,000 रुपए ही रिसीट्स के रूप में, इसको सेल करने पे, इस लेवल पे प्रोडक्शन को। तो मैं इस रोजगार को कम करके फिर ई बिंदु पे आऊंगा। देखिए किन्स यही कहते हैं कि इफेक्टिव डिमांड वो है इकोनॉमी में जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, यही इफेक्टिव डिमांड है, यही प्रभावी मांग है। तो इफेक्टिव डिमांड दोस्तों, प्रभावी मांग कहां हुआ कि जहां एग्रीगेट डिमांड प्राइस और जहां एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एक दूसरे के बराबर हो जाए, इकोनॉमी वही इक्विलिब्रियम में होगी, वही इफेक्टिव डिमांड है। लेकिन यह फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ सकती है, जिसे ई बिंदु से दिखाया गया है। साफ साफ समझिए, किन्सियन इकोनॉमी में दोस्तों, इकोनॉमी में दो चीजें हैं। हर डिमांड इफेक्टिव डिमांड नहीं होगा। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ डिमांड तो होगी, लेकिन इफेक्टिव डिमांड तब होगा जब वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ऐसे में जो प्रोड्यूसर है वहीं तक रोजगार देगा, क्योंकि जितना एग्रीगेट सप्लाई के रूप में उसको रिसीट्स दे रहा है, कास्ट लगा रहा है, उतना उसको डिमांड इकोनॉमी में है जो कंपनसेट कर दे रहा है। इसी बिंदु पे किन्स का मानना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं होगा। दोस्तों आगे वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपसे कि 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल में किस तरीके से वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और किस तरीके से इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने ये बताने का आपका प्रयास किया है कि जनरली किन्स का क्या मानना था, किस तरीके से इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप कहें कि इफेक्टिव डिमांड को कैसे, जैसे मैं देखता हूं कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफेक्टिव डिमांड कैसे बढ़ेगा, तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में खर्च कैसे बढ़े, मतलब कंजम्पशन के ऊपर खर्च लोग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च कैसे करें। अगर ये खर्चे बढ़ जाए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो इकोनॉमी में समग्र मांग बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमी में समग्र मांग सी से बढ़ सकती है, आई से। लेकिन अगर मंदी में सी और आई न बढ़े, तो किन्स का कहना यही था कि अब गवर्नमेंट को ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने की आवश्यकता है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में लिक्विडिटी नहीं डालेगी, अगर इकोनॉमी में मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, अगर इकोनॉमी में लिक्विडेशन नहीं किया जाएगा, अगर आप कंज्यूमर के चीजों के ऊपर, डिफेंस के चीजों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा पैसा इकोनॉमी में नहीं डालेंगे, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। किन्स के बाद से ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात शुरू हुई। इसके पहले तो लेसेस फेयर की बात होती थी, पुलिस राज की बात क्लासिकल करते थे कि गवर्नमेंट को कोई रोल ही नहीं प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बढ़िया, मार्केट सब कुछ ठीक। किन्स पहला इकोनॉमिस्ट है जो कहता है नहीं, गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी, क्योंकि जब महामंदी आएगी तो बिना गवर्नमेंट के लिक्विडिटी इंजेक्शन किए हुए कभी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। तो किन्स की थ्योरी दोस्तों क्लासिकल से बिल्कुल अपोजिट और अलग है, जहां वो गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानते हैं, जहां वो फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं करते हैं, जहां वो सिर्फ सप्लाई की बात करते हैं। किन्स उनके उलट सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं। किन्स उनके उलट गवर्नमेंट के एक्टिव जो है रोल प्ले करने की बात कर रहे हैं। किन्स जो है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्योरी को, उनके कंजम्पशन के थ्योरी को निगलेक्ट करते हैं। आने वाले वीडियो में इन सब की करेंगे बात। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे किन्स का इफेक्टिव डिमांड क्या है, किन्स की एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है, किन्स की एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है। एंजॉय करिए वीडियो और खुश रहिए, हमेशा सार्थक काम करिए, अच्छा सोचिए। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करिए। अगर आप सफल होंगे तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको सफल बनाएगी, और अगर आप सफल नहीं हुए ना, तो ये थिंकिंग है आपको लेने। बी पॉजिटिव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बाहुबल पे, अपने दिमाग के बल पे हमेशा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।